क्या ये लिखवा दिया था क्या? नहीं, ये आप लोगों ने लिखा था ये वाला, तो ये लिखना बाकी है ना। चलो इसको लिख लीजिए एक बार। इतरेतर द्वंद्व, इतर प्लस इतर, इतर और इतर बराबर क्या बनेगा? इतरेतर। ये किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि ए और कहां आता था? गुण संधि में, ठीक है। और इतर, इस इतर का मतलब होता है भिन्न, और फिर एक और इतर है ये, इसका मतलब भी भिन्न, अर्थात भिन्न भिन्न, अलग अलग, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र, ठीक है। तो जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हो, वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। और तथा एवं का हम इसका क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। एक बार इसे लिख लीजिए आप। यस, नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। गुड इवनिंग का मैसेज भी आ चुका है। चलो मेरी आवाज यहाँ तक पहुंच गई है। चलिए, धनुर्बाण, कृष्णा अर्जुन, देवासुर, सुरासुर, एक और शब्द आप इसमें लिख लेना जो शायद मैंने पहले पढ़ाया और अव्ययी भाव में पढ़ाया था, इस पर बात की थी, याद है? चलाचल, चल और अचल, संधि विच्छेद करेंगे हम। चलाचल, देवासुर, कृष्णासुर, सुरासुर, वरवधु, दिन रात, माँ बाप, पति पत्नी, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, खट्टा मीठा, ठीक है। 25 नर नारी, हरि और हर, देश विदेश। पहले सारे लिख ही लेना, सारे विग्रह अपन एक साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट ले लें। अगला क्या है? एक लाइन छोड़ करके समाहार द्वंद्व, आदि इत्यादि, जहां दोनों के अतिरिक्त अन्य भी प्रधान हो, आदि और इत्यादि का जहां लोप होगा। हाथ पांव, हाथ पांव में यहां चंद्र बिंदु लगाना। हाथ पांव, भला बुरा, दाल रोटी, खाना पीना, बाप दादा, रुपया पैसा, बहू बेटी, पेड़ पौधे, बाल बच्चा, फल फूल। फिर एक लाइन छोड़ करके निरर्थक शब्दों का विग्रह नहीं होता, ये लिखना है। फिर लिखना अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल, चाय वाय, आस पास, आमने सामने।
ये वाला जो पार्ट है इसको इसी के नीचे लिख लेना आप लोग, ठीक है, ताकि आपको विग्रह करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी। नेक्स्ट ले लें। बैग ले लो। किसी के और किसी के बाकी रह गया? अब करें इसको आगे, ठीक है, चलो। यहां तक ही लिखना आप, लाख 2 लाख तक। क्लियर? चला गया? ये जो अभी तीनों भेद पढ़े, इसमें से एक प्रश्न आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ है, एक यहां से, वो आपको मैं बताता हूं कौन सा है। चला कंप्लीट, वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए अब आप सबसे पहले नंबर पार्ट पे आइए, इतरेतर द्वंद। कोई बात नहीं, मैं वापस बैक लेकर के आऊंगा, उस समय लिख लेना। देखो इतरेतर द्वंद क्या कहता है। जब मैंने पढ़ाना आरंभ किया था तब मैंने आपको कहा था कि जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं सामान्यतः वहां द्वंद्व समास होता है, पर ये कहने मात्र है, स्थिति अलग अलग होती है। 3 स्थितियां बनती है जहां दोनों के दोनों पद हमें प्रधान मिलेंगे, इन दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, दोनों की बराबर वैल्यू होगी। किसी एक को हटा दे तो दूसरे की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए दोनों बराबर होंगे। दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो वहां हम सामान्यतः और का या तथा का या एवं का प्रयोग विग्रह करने के लिए करेंगे। किस प्रकार का, कौन सा शब्द है? संस्कृत का अगर कोई शब्द होता है जनरली तथा एवं का प्रयोग करते हैं, बाकी और का भी करते हैं। इसमें मैंने पहले एक नोट लिखवाया था कि ज्यादातर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह बोले तो डैश, बीच में जो डैश लगाया जाता है। सामान्यतः द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता ही है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो क्या आ रहा है, देवासुर, कृष्णार्जुन, धनुर्बाण, सुरासुर, ये चला चल, ऐसे शब्द क्या इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये संधि से बने हुए हैं। जब हमको संधि विच्छेद करना आ जाएगा तो इनका विग्रह भी आ जाएगा। देखो धनुर्बाण, ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ था। एग्रीकल्चर
सुपरवाइजर में। वास्तव में ये शब्द जो है संधि का है, आपको याद हो तो ये है धनुः और इधर है बाण। जैसे याद करो, आयुः धन वेद, यजुः धन वेद, तो धनुः धन वेद धनुर्वेद, धनु प्लस धर धनुर्धर। उस समय मैंने ये बात पढ़ी भी थी कि ये धनु प्लस बाण से बनता है धनुर्बाण, तो इसका मीनिंग होता है धनुष और बाण। अच्छा, आपके पास बाण है और धनुष नहीं है, तो उस बाण का कोई अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। अगर आपके पास धनुष है और बाण नहीं है, तो उस धनुष का कोई अस्तित्व है? दोनों की अपनी बराबर वैल्यू है, बस ये बात समझ में आ गई। तो इसका विग्रह होगा धनुष और बाण। इसका विग्रह लिख लीजिए आप, धनुष और बाण। धनु भी लिख देते हो, धनु का मतलब भी धनुष होता है, ठीक है, धनुष और बाण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कृष्ण अर्जुन। अब बताइए आप, इसका विग्रह क्या होना चाहिए? कृष्ण और अर्जुन लिख लीजिए, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण अर्जुन। देवासुर का अगर आप संधि विच्छेद करोगे, देव धन असुर, असुर का मतलब क्या होता है? राक्षस, ठीक है, और देव का मतलब क्या होता है? देवता। क्लियर है? तो देव, अच्छा देवासुर युद्ध हुआ था, तो देवासुर में देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने भाग लिया था। हाँ, तो इसका विग्रह होगा देव और असुर या देव तथा असुर, दोनों राइट है। कैसा भी लिख दो आप, तो और ज्यादा और ही लिखो ठीक रहेगा। सामान्य हिंदी में हम सरल हिंदी में लिखना चाह रहे हैं। सुरासुर, सुर और असुर, सुर और असुर। इसका विग्रह देखो, सुरासुर का विग्रह क्या होगा? सुर प्लस असुर, तो सुर और असुर। वर और वधु, वर वधु का क्या होगा? वर और वधु। इसी तरह दिन रात, दिन और रात। माँ बाप, माँ और बाप। पति और पत्नी, गौरी और शंकर, हाँ, राधा और कृष्ण। अगला शब्द क्या आ रहा है? खट्टा मीठा। अब आप रुक जाइए थोड़ी देर, देखो मैंने कर्मधारय समास पढ़ा था, याद करो। तो मैंने कहा ना, जब पहला पद अगर विशेषण है ना, दूसरा पद भी अगर विशेषण है, तो उसका विग्रह होता है खट्टा है जो, मीठा है जो। ये भी विग्रह मिलेगा परीक्षा में घुमाने के लिए। अगर मेरे जैसा पेपर सेटर है तो आपको इस तरीके से उलझाएगा। अब ये और अगर अपन करना चाहें, इसका विग्रह होगा खट्टा और मीठा। तो आपने कभी वो एक चॉकलेट खाई होगी कच्चा आम, वो खट्टी भी होती है और मीठी भी होती है। इसलिए जब कोई ऐसी वस्तु जो खट्टी भी है और मीठी भी हो, उसके लिए ये है खट्टा और मीठा। बात समझ में आ गई? बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर वो विग्रह खट्टा है जो, मीठा है जो मिले, तो कर्मधारय लिख के आना है, और खट्टा और मीठा मिले तो हमें क्या लिख करके आना है? द्वंद्व लिख करके आना। क्योंकि जितना स्थान खट्टा है के है, उतना का उतना स्थान किसका है? मीठे का। लस्सी पीते हैं तो लस्सी में जितना महत्व खट्टेपन का है, उतना ही महत्व किसका है? मीठेपन का। तभी तो लस्सी का मजा आएगा। करीब खट्टी होने शक्कर मत डालो तो छाछ बन जाएगी वो तो। सही है कि नहीं? तो इसलिए दोनों का। अगला 25। अरे ये कहीं संख्यावाची शब्द आ गया आपके दिमाग में आ रहा है, ये तो दिग्गु जैसा लग रहा है, पर नहीं, ये आरपीएससी में आया हुआ, आरएस में। ध्यान रखना, आरएस में पूछा हुआ है 25 का विग्रह। याद रखना, सकल से थोबड़े से बिल्कुल द्विगु लगेगा क्योंकि संख्यावाची शब्द है, परंतु 25 शब्द जो है वो कैसे बनता है? 5 और 20 से। किससे बनता है? अभी आप लिखना नहीं है क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। अभी 2-3 बातें अभी मैं बता रहा हूं, एक नोट से, बकायदा नोट के माध्यम से समझाऊंगा। 25 जो शब्द है वो 5 और 20 से बना हुआ है। तो यानी वे संख्याएं जिसके अंत में 0 यानी 0 आता हो, वे संख्याएं जिसके अंत में 9 यानी 9 आता हो, और 1 से लगा करके 20 तक की जितनी हमारी संख्याएं हैं, इनको छोड़कर
से सभी उदाहरण संख्यावाची इतरेतर द्वंद्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए परीक्षा में आ गया 26, तो इसका विग्रह होगा 6 और 20। बात समझ में आ गई? मान लीजिए ये तो आ जाएगा आपका विग्रह, लेकिन ये देखिए 29, देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा। मैंने क्या कहा? 0 हो या 9 हो को छोड़ दो। इसका मतलब ये द्वंद्व का उदाहरण नहीं है। अब ये किसका उदाहरण है? याद करो, अव्ययी भाव में मैंने कहा था ऊनतावाची। ऊनता का मतलब एक कम, तो इसका विग्रह होगा 30 में एक कम। और समास नाम क्या लिखेंगे? अव्ययी भाव। क्या लिखेंगे? अव्ययी भाव लिखेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए ये आ गया। अब ये कोई सामासिक पद नहीं है क्योंकि 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए आ गया 36, क्या ये 1 से 20 की संख्या है? नहीं है। क्या इसमें 0 है? नहीं है। क्या इसमें 9 है? नहीं। इसका मतलब इसका विग्रह होगा 6 और 30। बात समझ में आ गई आपको? इसका जो नोट है वो ये रहा। इसको थोड़ा देखिए, वे संख्याएं जिनके अंत में क्या आता हो? 0, या क्या आता हो? 9, या फिर 1 से 20 तक की संख्याओं को छोड़कर से सभी संख्यावाची शब्द इतरेतर द्वंद्व है। जैसे 31, तो क्या इसमें 0 है? क्या इसमें 9 है? क्या ये 1 से 20 तक की संख्या है? तो इसका विग्रह होगा 1 और 30। इसी प्रकार स्पेशल 26 मूवी आई थी, है ना, तो इसका विग्रह होगा 6 और 20। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी? ओके, तो नहीं 30 का कुछ नहीं होगा। 30 कुछ नहीं होगा। 30 तो संख्या है, कोई समासिक पद नहीं है। ये कितने? कितने बोलते हैं इसको? अष्टादश। इसका विग्रह होता है 8 और 10। तो ये तो 1 से 20 के बीच में आ रही है। ये तो 1 से 20 में आ रही है ना। मैंने क्या कहा? 1 से 20 तक की संख्याओं का विग्रह होगा क्या? परंतु इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संस्कृत की संख्या है। अगर आप 18 लिखोगे 18 तो नहीं होगा। 16 लिखोगे तो नहीं होगा, लेकिन षोडश लिखोगे तो होगा 6 और 10। तो इसका मतलब इस रूल को सिग्मा रूल बनाओ। अगर परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि संस्कृत की संख्या है तो उसका विग्रह होगा अष्टादश। दे दिया जाए तो 8 और 10। बात समझ में आ गई आपको? यूनिक लकीर के फकीर नहीं सर ने लिखा है था 1 से 20 तक, तो इसमें तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी फिलहाल अपनी कॉपी के कहीं पे भी हिस्से में इस नोट को लिख लीजिए। हाँ, सेकंड वाले के बाद में लिख दो, कहीं पे भी लिख लीजिए, आप कहीं पे भी लिख लो। आपको केवल ये नोट आना, समझ में आना चाहिए। फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 9 आता हो या 1 से 20 तक की संख्याओं को छोड़कर से सभी संख्यावाची शब्द इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं। और 2 उदाहरण ये जो लिख रखे हैं ये लिख लेना आप। फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जिनके नहीं, जिनके अंत में, जिनके अंत में 0 यानी 0, 9 आता हो या 1 से 20 तक की संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्यावाची सब इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। अगर 36 आ गया तो 6 और 30। अब आ गया? क्लियर हो गया आपको? क्लियर? 22 का 2 और 20, बस। हाँ, चले आगे।
चले नेक्स्ट। वापस नहीं हुआ? लिखो, अरे लिखो लिखो फटाफट। सलोली सलोली लिख रहे हो, धीले धीले। कंप्लीट? ओके। अब तो 25 का विग्रह लिखिए 5 और 20। इसका विग्रह क्या होगा? 5 और 20। नर नारी, नर और नारी, हरि और हर। हरि का मतलब होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है महादेव। हाँ, ये मात्रा हरि और हरि में अंतर समझ लेना, ठीक है ना। हरि का 2 अर्थ होते हैं। अरे पहले समझ तो लो, ये हरि होता है, एक ये हरि होता है। तो कौन सा हरि लिखा है यहाँ? ये। तो ये हरि का अर्थ होता है विष्णु। क्या अर्थ होता है? और ये हरि का अर्थ होता है हरा रंग, ठीक है ना। उसने हरी मिर्च खाई, तो कौन सी मिर्च खाई? ये हरी, ये हरी। हाँ, समझेगा। उसने हरी साड़ी पहनी है, कौन सी साड़ी पहनी है? ये हरी। ये नहीं, ये लिख दोगे। हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, ये इसका। तो यहां लिखो हरि और हर, देश और विदेश, चल और अचल, चल और अचल। क्लियर हो गए सभी? चले आगे। चलो, अब है नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा, समाहार द्वंद्व। चल और अचल। नहीं नहीं, अविभाव तो चला चली में होता है, चलने के बाद चलना। चल और अचल, नेताजी की चलाचल संपत्ति जब्त हो गई, मैंने पढ़ा है, उदाहरण दिया था। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तो दोनों हो गए, चल और अचल। चला चल लिखते ना, चला चल, चला चल, चल प्लस अचल, तो है आपका कौन सा? द्वंद्व, ठीक है। और ऐसा है, तो फिर आपका ये अव्ययी भाव है, या फिर ये वाला चला चली। तो यहां पर क्या होगा? अव्यय भाव, चलने के बाद चलना। जैसे यूं ही चलना चल राही, यूं ही चलना चल, जीवन गाड़ी समय है पहिया। वो स्वदेश का गाना शाहरुख खान का, वो आप देखना, उसमें चला चल शब्द आता है, चला डैश चल, ठीक है ना। तो वो ये है, ये वाला नहीं है, जो ये वाला नहीं है। ये तो पूरा संधि होकर के लिखा है, चल और अचल, चल और अचल, तो ये तो द्वंद्व है, ठीक है। चलिए अगला क्या लिखा है? हाथ पांव। समाहार यानी मिश्रण, तो लिखिए हाथ पांव आदि। इसका विग्रह क्या होगा? हाथ पांव आदि, हाथ पांव आदि। हाँ हाँ, चिन्ह, हाँ कोमा लगेगा, हाथ कोमा पांव आदि, क्योंकि आदि लिख रहे हैं तो फिर बीच में योजक चिन्ह हट जाएगा, बीच में योजक चिन्ह हट जाएगा, कोमा लगेगा। हाथ कोमा पांव आदि, सब में कोमा ही लगाना है, ठीक है, जब भी आप लो। अगला क्या है? भला बुरा। क्या होगा इसका विग्रह? भला बुरा आदि नहीं। अब यही तो बात है, सबसे बड़ी बात, देखो समझने वाली बात है। भला बुरा आदि का विग्रह भला बुरा आदि नहीं होगा। चलो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कई बार आपने देखा भाई साहब, कुछ भला बुरा कहा हो तो माफ करना। कभी आपने ये डायलॉग सुना? भला बुरा कहा हो तो माफ करना। तो मुझे एक बात बताओ, वो व्यक्ति माफी किसके लिए मांग रहा? भला किया उसके लिए या बुरा किया उसके लिए? दोनों के लिए। अच्छा, वह एक बात बताता हूं, मैंने आपको पढ़ाया, आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे माफ करना। हा? हा? मैं भला कर रहा हूं ना, अरे मैं भला कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है
तो ये भला हो रहा है नहीं हो रहा? भला मैं भला कर रहा हूं नहीं कर रहा आपका, और आपका सिलेक्शन हो जाए और फिर मैं क्या, कोई भी व्यक्ति कभी भी भला करता है तो उसके लिए माफी नहीं मांगता, वो माफी मांगता है बुरा काम किया हो उसके लिए। तो मैंने कुछ भला बुरा कहा हो तो माफ करना, मैंने भला तो तेरे को ये कहा था कि तू वो बुक लेना, उससे पढ़ लेना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मैंने भलाई की बात कही थी, है ना। और बुरा क्या कहा, तू पेपर उधर से कहीं से सेटिंग करके ले आना, ये बुरा है, ये बुरी बात है ना, तो ये गलत हुआ, ये गलत कहा। भाई साहब ये मैं तो सीरियस ले रहा है उसको, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, कहीं पेपर वेपर मत लाना। बात समझ में आ गई? यस। तो कोई भी व्यक्ति भला कहता है उसके लिए माफी नहीं मांगता, बुरे के लिए माफी मांगता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भलाई का काम कर रहा हूं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं यूं थोड़ी कहूंगा भाई साहब मैंने तुमको पढ़ाया उसके लिए मुझे माफ कर देना, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना। तो इसका विग्रह लिखिए बुरा आदि, हमेशा याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लिखित परीक्षा होवे तो आप गलती करेंगे लड़के, इसका विग्रह होगा बुरा आदि। अगर मैंने कोई बुरा आदि कार्य किया है, बुरा आदि कहा हो, तो उसके लिए मुझे माफ करना, भले के लिए माफी नहीं होती। नेक्स्ट अगला दाल रोटी। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, इसके दोनों विग्रह राइट है, गलत नहीं है। कोई दाल और रोटी लिख देवे तो भी राइट है, और कोई दाल रोटी आदि लिखता हो तो भी राइट है, संदर्भ के अनुसार सही माने जाएंगे, ठीक है। दाल और रोटी उस सेंस में होगा जहां सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दाल और रोटी। आज मैं नेहा के घर जिमने गया, मुझे दाल और रोटी मिली, ठीक है ना। अपनी क्लास में कोई नेहा तो नहीं है? वाह, तब तो फिर कोई नहीं तो आप कहोगे ना कि नेहा ने सर को बोला, हमको नहीं बोला। हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी कोई नया नहीं है, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। हाँ 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 बोलो। नहीं, रामलाल क्या जिम ने गया, आप बोलो क्या करना। चलिए, तो विग्रह लिखिए आप, दाल रोटी आदि, कॉमा लगा के दाल रोटी आदि, बाप दादा आदि, खाना पीना आदि। एक बात बताओ, ये जो बाप दादा है ना, इसका विग्रह बाप और दादा भी हो सकता है, बताओ कैसे? उसके लिए संदर्भ चाहिए। मान लीजिए बाप है और दादा है और आंगन में शतरंज खेल रहे हैं, और किसी ने कहा बाप दादा क्या कर रहे हैं दोनों, तो मैं कहूंगा बाप दादा दोनों शतरंज खेल रहे हैं, तो वहां बाप और दादा दो ही है, बस उसी की बात हो रही है। लेकिन मैं ये प्रश्न दे दूं खतरनाक, एक कठिन, और फिर मैं ये कहूं कि ये इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे बाप दादा भी नहीं दे सकते, यानी तुम तो नहीं दे सकते, तुम्हारे बाप भी चीज नहीं दे सकते, तुम्हारे दादा भी नहीं दे सकते, पूरा खानदान आ गया, ये समझ लीजिए, सब आ गए, ठीक है, काका काकी मामा मामी सब आ गए, जहां बात हो रही है, ठीक है ना। अरे किसी के घर जाते हैं तो पूछते हैं कि बोले कि बाप दादा कैसे तुम्हारे, तो इसका मतलब बाप और दादा की बात नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। घर परिवार में जितने चाचा चाची हो गए, इवन इंक्लूडिंग पड़ोसन भी, हाँ पूरे खानदान में। तो इसका विग्रह होगा बाप दादा आदि, खाना, अब बाकी सब लिख दो, खाना पीना आदि, रुपया पैसा आदि, बहू बेटी आदि, पेड़ पौधे आदि, बाल बच्चा आदि, फल फूल आदि, सब इसमें फल फूल तक आ जाओ, फल फूल आदि, ये सब में आदि आदि लिख दो। सर जी आपकी विषय पढ़ने में मजा आता है, धन्यवाद भैया। हाँ पता नहीं किसी को मजा आता कि नहीं आता, परवाह, ठीक है पढ़ रहे हैं। चले आगे चले। अब थोड़ा सा मामला अलग है, देखिए कुछ निरर्थक शब्द होंगे, हमेशा प्रयोग में तो आएंगे पर उसका कभी विग्रह नहीं लिखेंगे। जैसे क्या आ रहा है, अड़ोसी पड़ोसी, तो इसका विग्रह होगा पड़ोसी आदि, अड़ोसी को कभी विग्रह में नहीं लिखेंगे क्योंकि अड़ोसी का कोई अर्थ होता नहीं। अगल बगल, तो बगल आदि, क्योंकि अगल का कोई मीनिंग नहीं है। इसी प्रकार चाय वाय, चाय आदि, आसपास पास आदि, आमने सामने, सामने आदि, वापस पड़ोसी आदि, बगल आदि, चाय आदि, पास आदि, सामने आदि,
ये देखो, आमने को नहीं लिखेंगे, आस को नहीं लिखेंगे, वाय को नहीं लिखेंगे, अगल को नहीं लिखेंगे, अड़ोसी को नहीं लिखेंगे, ये सारे निरर्थक है। हाँ, अरे अच्छा, अरे मुझे बताओ, क्या आपके व्यवहारिक जीवन में कभी आपने आमने शब्द का प्रयोग किया क्या? सामने का प्रयोग करते हो, सामने हमारे शब्द प्रयोग में आता है। चाय वाय में वाय का कभी प्रयोग किया आपने? चाय का प्रयोग करते हो। अड़ोसी पड़ोसी में किसका प्रयोग करते हो? तुम्हारी पड़ोसी ठीक है? हाँ, तो पड़ोसन ठीक है? तो क्या अड़ोसन, अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है ना। आस और पास में पास का प्रयोग करते हैं, मेरे पास में, मेरे बगल में, है ना। तो सामने का प्रयोग करते हैं। ये आपने ये सुना होगा, सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, गाना सुना सुना, सामने ये कौन आया। तो कभी यूं सुना क्या, आमने ये कौन आया? नहीं आया, कभी नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से। और वो गाना आया था, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। हा? अरे सुनो, तो क्या होगा, ये तुम आस आए, ये ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं आएगा। और ये अगल बगल में आपने सुना होगा, आपने वो बगल का ही मीनिंग है, अगल का नहीं, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। इलियाना डिक्रूज और वो शाहिद कपूर, फटा पोस्टर निकला हीरो, उसमें वही तो था ना। हाँ, हाँ, तो लिखो इसमें पड़ोसी आदि, बगल आदि, चाय आदि, पास आदि, सामने आदि, हो गया। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट अगला। हाँ, इसको थोड़ा सा नीचे दे। विकल्पक द्वंद, पाप या पुण्य, गट या बड़, गट या बड़, ठीक है, गट या बड़। अच्छा, ये गट या बड़ का क्या कंसेप्ट है भैया? या तो घटेगा या, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, दो उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सटीक उदाहरण। जब आप एग्जाम दे दोगे कृषि पर्यवेक्षक का, और फिर जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, आप अपने हिसाब से आंसर मतलब कर रहे हो और नंबरिंग कर रहे हो कि यार मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 10 गलत हो सकते हैं, 110 मेरे राइट हो जाएंगे, अंदाजन समझ में आ रहा ना वो। तो एक प्रश्न आपके 3 नंबर का मान लो, 3 नंबर का है, तो इतने नंबर मेरे बन रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये भी कह रहे हो कि देखो नंबर घट बढ़ सकते हैं, नंबर घट बढ़ सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मैंने 120 अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता मेरे 115 राइट हो जाए, हो सकता मेरे 5 और गलत हो जाए और 105 हो जाए, तो घट भी सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। दूसरा उदाहरण एक और देते हैं, हलवाई होता, हलवाई खाना बनाने वाला, कभी पूछता भाई साहब कितने लोगों का खाना बनाना है, हम कहते हैं कि भाई 3000 लोगों का खाना बनाना है। फिर लास्ट में उसको गया कहते हैं देख लोग घट बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा मेजरमेंट उसके साथ, बोले घट बढ़ कैसे सकते हैं, देखिए किस तारीख का लगन है, क्या आखा तीज का लगन है, तो उस दिन तो खूब शादी होती है, तो फिर हाँ घटेगा ही घटेगा, क्योंकि एक ही परिवार में कम से कम 8-10 जगह निमंत्रण आ जाता है, उसके मामा की लड़की की शादी है, उसके काका की लड़की की शादी है, उसके बुआ के लड़के की शादी है, तो परिवार वाले टोटली कंफ्यूज आ गए किसकी शादी में जाए किसकी नहीं जाए, इसलिए तो घर पे परिवार में भी बढ़ जाते हैं, पापा आप ऐसा करो अंकल की शादी में जाना, मैं तो जा रहा हूँ बुआ की लड़की की शादी में, और तुम कहाँ जा रहे हो दीदी, मैं मामा की लड़की की शादी में जाऊंगी, तो सब अपने अपनी जगह पे चले गए, बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया बस। और कोई ऐसा लगन, कोई ऐसा लगन जहां कोई शादी नहीं है, तो फिर संख्या बढ़ सकती है, बढ़ेगी, क्योंकि सब लोग वहीं आएंगे खाने के लिए, तो बढ़ेगी। तो घट या बढ़, आगे बात समझ में, घट बढ़। नेक्स्ट, हाँ हाँ, अभी अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है, शादियों का दौर चल रहा है, तो इसलिए सुख दुख, सुख या दुख, हाँ, जीवन या मरण। अब यहां आकर के थोड़ा आप रुक जाना, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आ रहा है। देखो जब कोई शब्द संधि युक्त हो तब या का प्रयोग नहीं करना है, अथवा का प्रयोग करना है। इसलिए यहां लिखोगे कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। और धर्माधर्म एक और लिख लीजिए, धर्म अथवा अधर्म, धर्म अथवा अधर्म। क्लियर हो गया, धर्म अथवा। अब
संख्यावाची कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, कर्तव्य अथवा कर्तव्य अथवा अकर्तव्य, धर्म अथवा अधर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवित, धर्म अथवा अधर्म। यस, अगला क्या आ रहा है? धर्माधर्म का धर्म अथवा अधर्म। एक बात देखिए, इसमें संख्यावाची द्वंद्व का कंसेप्ट क्या है? जब दोनों ही पद संख्या वाले हो, पहला भी संख्या है दूसरा भी संख्या है, पहला भी संख्या है दूसरा भी संख्या है, इसको कहते हैं संख्यावाची द्वंद्व। ये कोई कैटेगरी नहीं है, आपकी अध्ययन की सुगमता के लिए मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया। संख्यावाची द्वंद्व ही कहलाता है, और इसका विग्रह कैसे होगा वो हम सीखेंगे कि 1, 2, 10, 12, 100, 50, लाख, 2 लाख ऐसे शब्द आपको मिले हुए हैं। आपको तो इतना ही देखना है, ये सारे द्वंद्व ही है लेकिन इनका विग्रह अलग है। 1, 2, इसका विग्रह क्या होगा? 1 और 2 होगा? नहीं, देखिए 1 या 2। क्यों? किसी से हम सवाल करते हैं, भैया आपके जेब में कितने रुपए हैं? तो क्या 1-2 रुपए हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 होंगे। 1 और 2 इसका मतलब तो 3 हो गए। बात समझ में आ गई ना? तो इसका विग्रह लिखिए 1 या 2, 1 या 2। नेक्स्ट, अगला क्या आ रहा है? हाँ, 10 या 12। 10 या 12 का क्या होगा बताओ? नहीं, अब फिर गलती करोगे। देखो 10, 12, मैं ये कहूं 10, 12 लड़के बाहर खड़े हैं, सुनना, 10, 12 लड़के बाहर खड़े हैं, तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब है कि 10 या 12 नहीं, 10 से 12 तक। क्योंकि अगर मुझे 10 या 12 है तो फिर मैं 10 ही कहूंगा या फिर 12 ही कहूंगा, मुझे क्लियर नहीं है। तो ऐसे में मैं 10 से 12 तक इसका विग्रह होगा। और अगर आप, क्यों? क्योंकि 11 भी हो सकते हैं, 11 भी तो हो सकते हैं, लेकिन 1 और 2 में या इसलिए क्योंकि 1 और 2 के बीच में और कोई बीच वाली इकाई है नहीं है। 1, 2 रुपया है तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 10 से 12 तक। 150 का क्या होगा? नहीं, फिर गलत। हम 100 से 50 तक गिनती कभी नहीं सीखे, 50 से 100 तक इसका विग्रह होगा। 50 से 100 तक। देखो सारे अलग अलग है विग्रह। अब चौथे पर जाकर के आप सही विग्रह कर रहे हो, लाख से 2 लाख तक। देखो इसलिए मैंने 4 उदाहरण लिए, चारों अलग अलग विग्रह है। पहले में 1 या 2 है, दूसरे में 10 से 12 तक है, तीसरे में 50 से 100 तक है, और लाख 2 लाख का क्या होगा? लाख से 2 लाख। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? बस अब कॉपी बंद कर लो, अब आपको लिखना नहीं है अभी। अब जो समास हम पढ़ रहे हैं वो इन सभी समासों में से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखने का काम तो खूब सारा है, वो आप खुद स्वयं कर लेना, क्योंकि पीपीटी पे आपको बता ही दूंगा। अभी इसको समझना जरूरी है। बहुब्रीहि में आपको कितनी बातें समझनी है, बस सबसे पहले इस शब्द के बारे में समझते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत, और व्रीहि का अर्थ होता है धान या चावल, धान या चावल। मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से वो ज्यादा समझ पाएगा जिसने कभी गेहूं की खेती देखी होगी, या गेहूं की खेती जिसने स्वयं कभी की हो, वो फसल काटी हो, उसे मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी इस बहुब्रीहि का क्या कंसेप्ट है। जब आप, अच्छा पहले सवाल यही करता हूं, आप सबने गेहूं का खेत तो देखा ही होगा, और गेहूं फसल कटती हुई उसके वो बालियां आती हैं गेहूं के ऊपर, और फिर जब हम खेत में वो गेहूं को काटते हैं तो कभी आपने देखा होगा वो, क्योंकि वो फसल सूख जाती है फिर ही काटते हैं, तो काटते हैं
तो काटते काटते कभी कभी वो बाली नीचे गिर जाती है, बहुत सी बालियां खेत में गिर जाती है। अच्छा किसान होता है जो अनाज को महत्व देता है, वो लास्ट में अपने उन खाली क्यारियों में वो एक टोकरी लेकर के जाता और उन बालियों को इकट्ठी कर करके उन टोकरी में डालता है। जब वो थ्रेसर में उसके पूले डाले जाते हैं तो फिर लास्ट में उस टोकरी वाली बालियों को भी वो डाल देता है। ये घटनाक्रम जिसने खेती की हो या खेती को देखा हो उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बहुब्री एक समास जो है वास्तव में एक प्रकार का गेहूं के खेत की फसल है। जब समास की फसल बोई गई थी तो कुछ पूले काटे गए, वो अव्ययी भाव के पूले थे, लेकिन उस समय काटते काटते कोई उदाहरण गिर गया, वो शकल से तो था अव्ययी भाव की तरह, परंतु अन्य अर्थ रखने के कारण वो उस पूले में आया नहीं और उसको हमने कहीं टोकरी में पटक दिया। इसी तरह तत्पुरुष की फसल काटी तो कोई उदाहरण तत्पुरुष जैसा दिखता था, परंतु वो गिर गया और वो विशिष्ट अर्थ के कारण हमने कहां रख दिया, बहुब्री। इसी तरह कर्मधारय, इसी तरह द्वंद्व, इसी तरह द्विगु, सारी समास की ही फसल थी, परंतु उन सबको हमने अलग अलग पुलों में बांध दिया। लेकिन जो बच गए, कहीं रह गए, गिर गए, क्योंकि जो उदाहरण ऐसे है जिनको विशिष्ट अर्थ मिला हुआ है वो सारे कहां जाते हैं, बहुब्री। तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कटोरा जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो। इस शब्द का मीनिंग समझा रहा हूं, एक ऐसा कटोरा जिसमें बहुत सारे धान या क्या हो, चावल हो। अब वो धान या चावल कौन है, अव्ययी भाव से आया हुआ, द्विगु समास से आया हुआ। उदाहरण बताता हूं, जैसे मैं आपको लीपा पोती, लीपना और पोतना, ये तो द्वंद्व का उदाहरण है। लेकिन मैं ये कहूं सरकार पुरानी भर्ती पर हुए कारनामों पर लीपा पोती कर रही है, तो क्या वो लीप रही और पोत रही है? नहीं, इसका मीनिंग न तो लीपने का से है न पोतने से। इसका अर्थ होता है असलियत छुपाना। तो दोनों की बात अलग निकल गई, तो वो द्वंद्व का दिखते हुए भी द्वंद्व का ना हो करके वो किस में आ गया, बहुब्री में आ गया। इसी तरह से देखिए हम बात करें कर्मधारय की, जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर कैसा है, वस्त्र कैसा है, पीला, लेकिन पीतांबर किसको कहते हैं, कृष्ण को। पीतांबर लग तो रहा है कर्मधारय जैसा, पर कर्मधारय नहीं है, वो किस में आ जाएगा, बहुब्री में आएगा। इसी प्रकार हम बात करें संख्या की, तिरंगा, 3 रंग वाला तो संख्या है, लेकिन तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को कहा जाता है। वो संख्यावाची होते हुए भी वो किसमें, द्विगु में न जाकर किसमें आ रहा है, बहुब्री में आ रहा है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलेंगे जो उस कैटेगरी में ना होकर के इस कैटेगरी में आ गए। इसका मीनिंग तो ये होगा बहुत से धान या चावल। क्या वास्तव में समास में धान या चावल थोड़ी है? इसलिए ये स्वयं शब्द अगर परीक्षा में पूछे कि बहुब्री शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्री ही लिख के आना, क्योंकि इसमें न तो धान है न चावल की बात हो रही है, तो समास की कैटेगरी की बात हो रही है, विशिष्ट अर्थ है, इसलिए ये स्वयं अपने आप में बहुब्री का उदाहरण है। एक बात तो ये हो गई। अब बात ये आती है कि बहुब्री समास में आपको किन किन प्रकार के उदाहरणों को पढ़ना है। मुश्किल से आप 3 प्रकार की श्रेणियों को सभी उदाहरणों में विभक्त कर लो, यानी कि 3 श्रेणियां हैं और उनको जो उदाहरण पढ़ने वाले उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना। यह हम में कौशल होना चाहिए, मैं आप में वो कौशल विकसित कर रहा हूं। नंबर 1, पौराणिक पात्र। पौराणिक पात्र क्या मतलब है? पौराणिक पात्र का मतलब जो पुराण में एक प्रत्यय लगता है तो पौराणिक बनता है। आपको पढ़ाया था मैंने, जो भी हमारे 33 कोटि प्रकार के जो देवी देवता है, शिव, पार्वती, हनुमान, राम, लक्ष्मण, जितने भी हैं, जो भी आप देवी देवताओं के बारे में आप जानते हो, उन सब के पर्यायवाची कोई सा भी परीक्षा में आ जाओ, उसको हमेशा बहुब्री में ही लिखना। जैसे विष्णु है, अब विष्णु को क्या कहते हैं हमें पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भगवान विष्णु के 1000 नाम है। कितने नाम है? उनमें से कोई सा भी नाम आ जाए उसको बहुब्री में लिखना है। अब हमारे लिए चुनौती है, हम 1000 नाम याद विष्णु के करेंगे, एक हनुमान के करेंगे, एक शिव के करेंगे, तो इतना आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मोटे मोटे कुछ शब्द होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, बस उतने ही पढ़ ले में, क्योंकि 1000 नाम के लिए तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग। अब जिसको ये श्लोक सब पता हो
वो तो उनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो वो लिख सकता है। हनुमान जी का मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वाणाम युद्ध मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति, हनुमान जी को कहा जाता है। लंबोदर हमारे गणेश जी के ओम सुमुखश्च एक दंतश्च कपिलो गज कर्णक लंबोदर से विकटो विघ्न नाशो विनायकन धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भान चंदो गजानन, खूब सारे नाम है। तो अब इनमें आप कभी हमारे उदयपुर में जाओगे, बोरा गणेश जी एक मंदिर है, यही रॉयल के पास में ही हमारे बोरा गणेश जी बहुत फेमस है उदयपुर का गणेश। वहां जाओगे, एक पेड़ है और राइट हैंड साइड में भगवान गणेश के 108 नाम है। आप 108 नाम को पढ़ के भी आओगे और उसमें से शायद कोई एक भी आ गया तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो बोरा गणेश जी जाओ, उन नाम को जरूर पढ़ लेना, 108। खैर बहुत बात बता रहा हूं। तो आपको एक तो पौराणिक पात्र जितने भी है उनके पर्यायवाची शब्द किसमें आएंगे? बहुब्रीहि, नंबर 1। दूसरा, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द। अब ये थोड़ा समझना जरूरी है, ये रूढ़ हुए शब्द का मतलब क्या है। एक शब्द है ये जलज, थोड़ा इसको विस्तार से समझा रहा हूं। जलज का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला। ये इसका एग्जैक्ट अर्थ है, जो जल में जन्म लेता है। जो भी जल में जन्म लेगा, चाहे वो मछली हो, चाहे मगरमच्छ हो, चाहे सिप्पी हो, चाहे घोंगा हो, चाहे कमल क्यों ना हो, सभी जल में जन्म लेते हैं। इसलिए उन सब को क्या कहा जाता है? जलज कहा जाता है। अगर आप मगरमच्छ का पर्यायवाची देखोगे तब भी जलज मिलेगा, आप मछली का पर्यायवाची देखोगे तब भी जलज मिलेगा, कमल का पर्यायवाची देखोगे तब भी जलज देखोगे। इवन चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है, क्योंकि राहु ने चंद्रमा को ग्रास कर दिया था और पानी में डुबो दिया था। तब से ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति जल से हुई है। तो ज्वार और भाटे का आना चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी पर डिपेंड करता है, इसलिए जलज चंद्रमा का भी पर्यायवाची बनता है। तो अब इतने सारे शब्द हैं, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ जलज किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है। ये संकुचित अर्थ हो गया। कोई शब्द बहुत व्यापक स्तर पर जब प्रयोग में आता था, लेकिन समय में बदलाव हुआ और किसी एक के लिए वो रूढ़ हो चुका, उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। इसको उदाहरण देकर भी समझाता हूं। एक उदाहरण और, यह है पंकज। पंख कहते हैं कीचड़ को, और ज यानी जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले, कीचड़ में मच्छर भी जन्म लेता है, और भी बहुत सारे कीचड़ के प्राणी जीव जंतु। केवल कमल ही नहीं खिलता, कीचड़ में तो बहुत सारे जीव पलते जन्म लेते हैं, लेकिन उनके लिए पंकज का प्रयोग नहीं करते। हम पंकज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए करते हैं आज की तारीख में। इसी तरीके से देखो, सफेद पोश। सफेद पोश का मतलब है जो सफेद कपड़े पहनता हो। जो भी सफेद कपड़े पहनेगा उसे सफेद पोश कहा जाएगा, चाहे वो रेलवे का टीटी हो, चाहे वो गिरजाघर का पादरी हो। कोई विधवा अगर सफेद कपड़े पहन रही है वो भी सफेद पोश है, और हॉस्पिटल में जो नर्स, कंपाउंडर और डॉक्टर है वो भी सफेद कपड़े पहनते हैं। विद्यालय का जो पीटीआई है, शारीरिक शिक्षक, वो भी सफेद कपड़े पहनता है। इवन ट्रैफिक पुलिस वाले भी सफेद कपड़े पहनते हैं। इंडियन नेवी वाले वो भी सफेद कपड़े पहनते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट प्ले जो होते हैं वो भी सफेद कपड़े पहनते हैं। तो आप देखिए कितनी जगह पर सफेद कपड़ों का चलन है, सफेद कपड़े पहनने वाले सब सफेद पोश है। लेकिन आज की तारीख में इन किसी को भी सफेद पोश नहीं कहा जाता। सफेद पोश सिर्फ और सिर्फ किसको कहा जाता है? नेता को। हमारे सफेद पोश शब्द नेता को ही कहा जाता है। जितने भी नेता है आप देखना, जुब्बा कुर्ता पजामा, वो सफेद कपड़ों में ही आएंगे, वो सफेद पोश कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड, एक ट्रेंड बन चुका है कि बस अपने सफेद कपड़े वाले नेताजी। बात समझ में आ गई? वे शब्द जो परंपरा से रूढ़ हो चुके हैं किसी एक अर्थ के लिए, वे सभी बहुब्रीहि में आएंगे। तीसरा पार्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अच्छा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर एक का बोध कराती हो। अच्छा बताओ, राजस्थान दुनिया में कितने के? ताजमहल दुनिया में कितने के?
यूं तो 2-3 बन चुके हैं, उधर दुबई वगैरह में भी नकली ताजमहल बन चुके हैं, ताजमहल की प्रतिकृति बन चुकी है, परंतु वो ताजमहल नहीं है। ताजमहल तो दुनिया में जब भी बात कही जाएगी वो आगरा के ताजमहल की बात की जाएगी। 4 मीनार, देखो संख्यावाची शब्द है, मीनार कितनी है, ये संख्यावाची शब्द है, फिर भी ये बहुब्री का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि 4 मीनार पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मान्य है, वो है हैदराबाद की 4 मीनार। वो कहां पर है? ये हैदराबाद। मध्य प्रदेश दुनिया में एक है, पंजाब दुनिया में 2 है, पाकिस्तान में भी है और अपने भारत में भी है। लेकिन जब भी पंजाब की बात कही जाती है तो अपने भारत देश अमृतसर वाले पंजाब की बात कही जाती है, जो 5 नदियों का शहर है, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, ये 5 नदियां जहां बहती है उसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है ना? तो संख्यावाची शब्द होते हुए भी उसको हम द्विगु में नहीं गिनेंगे, उसको किस में गिनेंगे? बहुब्री में। बात समझ में आ गई? तो आपको 3 पर फोकस करना है, पौराणिक पात्र, परंपरा से रूढ़, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। बात समझ में आ गई? ये सारा खेल है बहुब्री का। अब मैं इसको परिभाषित कर लेता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, फिर अपन इस पर डिटेल से बात करेंगे। जिस सामासिक पद में दोनों में से कोई भी पद क्या ना हो, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, अन्य अर्थ निकलेगा विशिष्ट अर्थ, और पूरा पद किसी विशिष्ट अर्थ को देता हो, वहां बहुब्री समास होता है। अर्थात कोई विशिष्ट अर्थ जिससे निकलता हो। बहुब्री शब्द बहु प्लस व्री से बना है, जिसका अर्थ शाब्दिक करते ऐसा पात्र जिसमें बहुत सारे धान या चावल हो। बहुब्री समास में एक तो आपको क्या मिलेंगे? पौराणिक पात्र, रूढ़ शब्द, परंपरा से रूढ़ हुए, ये पूरा एक ही है, परंपरा से रूढ़ हुए शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। पौराणिक पात्र कौन कौन से? ये कोमा यहां नहीं है, कोमा यहां है। पौराणिक पात्र जैसे शिव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, कार्तिकेय, हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, रावण आदि के पर्यायवाची बहुब्री के उदाहरण है। फिर हम सारों को पढ़ेंगे विग्रह करने के बाद। ठीक है, फिलहाल इसको लिख लीजिए एक बार। ये लिख लीजिए। कंप्लीट है बेटा?
कोई बात नहीं, नहीं लिखो तो इसको कल लिख देंगे अपन, ठीक है ना। सर आप सिकंदर महान हो ये सर जी आपकी विषय पढ़ने में मजा आता है। ओके थैंक यू, बहुत बढ़िया। सिकंदर महान क्यों कह रहे हो भाई रविंद्र सिंह जी, ऐसी क्या बात हो गई, किस विषय को लेकर के ऐसा कहा है सिकंदर महान हो? अच्छा सिकंदर के गुरु का नाम बता दो। अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। खट्टा मीठा नहीं, खट्टा मीठा चॉकलेट होती है, कोई खट्टा मीठी तो विशिष्ट अर्थ क्या निकल रहा है? नहीं वो मूवी का नाम है, वो तो खट्टी और मीठी, खट्टा मीठा, वो तो ऐसा नहीं है। चले आगे, इसको रहने दें, चलो इसको सेव कर लेते हैं। कल हमारी समास की क्लास फाइनल हो जाएगी। ओके करके ही ऐसे खट्टा है जो मीठा